Hello friends, welcome to Backtrack classes. Today I am going to discuss about the tertiary structure of protein. So tertiary structure of the protein is the global spatial arrangement of polypeptide which involves contribution of side chain. क्या मतलब है इसका? अभी तक हम लोगों ने प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा था जिसमें अमीनो एसिड्स लीनियरली अरेंज्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलीपेप्टाइड लिंकेज और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फर्दर जो फोल्डिंग हो रही थी प्रोटीन की वो इस तरह से हो रही थी कि जो प्रोटीन शेप एक्वायर कर रहा था या तो वो स्पाइरल शेप जिसको हम हेलिसेस बोल रहे थे या फिर बीटा शीट्स बना रहा था जो हम रिबन शेप से या फिर एरोज से रिप्रेजेंट कर रहे थे। टर्शियरी स्ट्रक्चर और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट था विद इन द बैकबोन ऑफ प्रोटीन। In tertiary structure of the protein, there is involvement of side chain atoms also. ठीक है, तो साइड चेन एटम्स में क्या है? साइड चेन अमीनो एसिड 20 to 22 अमीनो एसिड्स हैं, तो इन अमीनो एसिड्स में साइड चेन भी होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक अमीनो मान लीजिए कि CH3 साइड चेन में है और यहाँ वही आपका कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो साइड चेन है टर्शियरी स्ट्रक्चर में इस चेन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ग्लोबल स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइड चेन एटम्स। ठीक है, तो tertiary structure of protein is stabilized by both covalent bonds and non-covalent bonds. Mainly जो tertiary structure होता है प्रोटीन का वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से स्टेबल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वाला इंटरेक्शन जो है प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबल करता है। और भी बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से प्रोटीन जो है स्टेबलाइज होता है। अब क्योंकि साइड चेन एटम्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है तो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो फर्दर फोल्डिंग में जाता है। जैसे ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर था, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गए थे मान लीजिए, और ये टर्शियरी स्ट्रक्चर हो गया। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड था बैकबोन में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही थी, और टर्शियरी स्ट्रक्चर में फर्दर कोवलेंट एंड नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, अब किस तरीके से जब ये साइड चेन एटम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है उस वजह से प्रोटीन जो है और कॉम्पैक्ट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो फर्दर फोल्डिंग लेता है और हाईली स्टेबिलिटी हो जाती है प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन जितना ज्यादा लो एनर्जी पर होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, तो जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा उतना ज्यादा उसका एनर्जी कम होगा और स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अब किस तरीके से प्रोटीन जो है 3D स्ट्रक्चर एक्वायर करता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। सपोज ये मेरा प्रोटीन है पूरा और इसमें कुछ अमीनो एसिड्स हमने लिए हुए हैं, जैसे कि ये एक अमीनो एसिड है, ये एक दूसरा, और मैंने इसके साइड चेन को R1 R2 R3 एंड सो ऑन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर सिंपली मैंने पॉलीपेप्टाइड दिखाया है एक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पहला वाला अमीनो एसिड है और जो पहला वाला जो अमीनो एसिड है और जो फिफ्थ अमीनो एसिड है और सारे साइड और इसके अलावा जो अमीनो एसिड्स है उसमें मैंने साइड चेन में सिर्फ R2 R3 R4 लिखा हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट अमीनो एसिड है वहां मैंने मेंशन किया हुआ है, मैंने सिस्टीन को दिखाया हुआ है। सिस्टीन जो अमीनो एसिड होता है उसका जो साइड चेन एटम्स होते हैं वो CH2SH होता है। ठीक है, तो ये वाला आपका कौन सा अमीनो एसिड है? सिस्टीन अमीनो एसिड है। इन द सिमिलर मैनर फिफ्थ पोजीशन पे पर भी हमारा सिस्टीन अमीनो एसिड है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर जो SH प्रेजेंट है सिस्टीन में वो क्या करेगा, आपस में एक बॉन्ड बना लेगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर नीचे मैंने शो किया है ये पूरा। अब आप देख रहे हैं कि पूरा फर्दर फोल्डिंग हो जा रही है। देख रहे हैं किस तरीके से आपका फोल्डिंग हो गई है यहाँ पर। तो और ये वाला जो था ये वाला एरिया यहाँ पर डाई सल्फाइड लिंकेज बन रहा है जिसकी वजह से प्रोटीन में फर्दर फोल्ड्स आ रहे हैं। और एक मिनट, यस,
ये डाइसल्फाइड लिंकेज बन गया है यहाँ पर, और प्रोटीन में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से फोल्डिंग हो रहे हैं। ये आपका डाइसल्फाइड लिंकेज है। डाइसल्फाइड लिंकेज मतलब दो सल्फर के बीच में जो लिंकेज बना है या इंट्रैक्शन हुआ है या बॉन्ड बना है, दैट इज योर डाइसल्फाइड लिंकेज। इन दिस सिमिलर मैनर, ये मान लीजिए इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड आ गया। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड जो है वो आपका एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड के बीच में बनता है। सपोज ये आपका पॉलीपेप्टाइड है और एक अमीनो एसिड एसिडिक मान लीजिए, ए जो आपका अमीनो एसिड है, यहाँ पर सपोज कोई अमीनो एसिड प्रेजेंट है जो कि ए है, और यहाँ पर जो अमीनो एसिड है जो इसको मैंने बी मार्क किया है, सपोज ये बेसिक अमीनो एसिड है। तो आप देख रहे हैं एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड के बीच में इंट्रैक्शन हुआ, जिसकी वजह से जो है फोल्ड आ रहा है प्रोटीन में। ठीक है। और इस तरीके का जो लिंकेज है इसको हम इलेक्ट्रोवेलेंट लिंकेज या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कह रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस that are formed between weakly acidic donor group and acceptor atom which have lone pair of electron। ठीक है, तो ये आपका डोनर एटम है सपोज, और ये आपका एक्सेप्टर है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जनरली अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे तो ये हमें जो डिस्टेंस है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड का लेंथ है, वो जनरली 2.6 टू 3.4 एंगस्ट्रॉम की आपको मिलेगी। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड such as intramolecular hydrogen bonds, intermolecular hydrogen bonds। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स कौन से हैं? जो विद इन दी चेन हो रहे हैं, जैसे कि हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में थे जो विद इन दी चेन थे, मतलब बैकबोन में हो रहे थे। लेकिन इंटरचेन भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए दो दो से ज्यादा चेन्स प्रेजेंट है प्रोटीन में, तो वो भी आपस में डिफरेंट चेन्स जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती हैं। तो वो वाली हमारी, अगर उसमें साइड चेन का इन्वॉल्वमेंट होगा, साइड साइड चेन एटम्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वो हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर वाला हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अगर सिर्फ बैकबोन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था, तो वो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाला हाइड्रोजन बॉन्ड था। ठीक है। नेक्स्ट इज योर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन जो है हमारे को जनरली क्या करते हैं, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस आपको मिल जाएंगे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के बीच में देखने के लिए। और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस जनरली क्या होते हैं, मिनिमाइज करते हैं वाटर के कांटेक्ट को। ठीक है, सपोज ये आपका सेल मेम्ब्रेन है सपोज, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सेलुलर एनवायरनमेंट है और यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पर प्रोटीन को इस तरीके से आना है, या ये मान लीजिए मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। तो क्या होगा, इस साइड भी आपका जो एक्वस एनवायरनमेंट होगा और बाहर की साइड में भी क्या होगा, एक्वस एनवायरनमेंट होगा। ये आपका एक्वस एनवायरनमेंट है और बाहर साइड में भी एक्वस एनवायरनमेंट है। तो अब एक्वस एनवायरनमेंट है तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो भी होंगे आपके प्रोटीन के, वो क्या होंगे, मतलब प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स हैं, कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो हाइड्रोफोबिक है नेचर में। तो जिस भी प्रोटीन के पार्ट में हाइड्रोफोबिक वाला अमीनो एसिड लगा हुआ होगा, तो वो तो रेपेल करेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपका जो एनवायरनमेंट है वो एक्वस है। तो इस केस में क्या होता है कि वो वाले जो प्रोटीन्स हैं या वो वाला पार्ट जो है प्रोटीन का, वो वाला अमीनो एसिड जो है प्रोटीन का जहाँ पर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड प्रेजेंट है, वो यहाँ पर आपका बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इस वाले एरिया में बनाएगा। और इधर वाले एरिया में जो आपके बॉन्ड्स बनेंगे वो आपके हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स होंगे वहां पर। ठीक है। Thermophilic proteins are thermostable because of more hydrophobic, more ionic and more disulfide linkages as compared to its mesophilic homologs। स्टेबिलिटी जो है आयनिक और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस की, वो इंक्रीज हो जाती है विद स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है। अगर हम फर्दर इंक्रीज कर देंगे टेम्परेचर में, तो वो जो बॉन्ड्स हैं वो डिस्टेबलाइज भी हो सकती हैं। ठीक। नेक्स्ट इज योर आयनिक इंट्रैक्शन।
It is a strong electrostatic interaction formed between electrically charged species. फॉर एग्जाम्पल, जो प्रोटीन में आर्जिनिन और लाइसीन है, ठीक है, तो आर्जिनिन और लाइसीन जो है वो पॉजिटिव चार्ज देते हैं और पॉजिटिवली चार्ज एटम अमीनो एसिड्स है, और जो ग्लूटामिक और आस्पार्टेट है वो नेगेटिवली चार्ज एटॉमिक सॉरी अमीनो एसिड है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड्स बनेगा इन दो ग्रुप्स के बीच में वो आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, आर्जिनिन और आस्पार्टेट के बीच में बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनता है, जबकि लाइसिन और ग्लूटामेट जो है वो भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन बहुत कॉमनली आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी जो है हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, प्रोटीन की एनर्जी, आयनिक इंट्रैक्शन की जो एनर्जी है उसको हम डिफाइन करते हैं लाइक E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम एंड डिस्टेंस बिटवीन टू atoms. दिस इज D. ठीक है, आयनिक इंटरेक्शन formed in water is approximately 4 times weaker than this interaction formed in the ethanol. Okay. Next is your van der Waals forces. For example, Keesom force, which is also known as dipole-dipole interactions और dipole-dipole van der Waals forces. तो जो यहाँ पर आप देख रहे हैं पार्शियली नेगेटिव डाइपोल, ये जो दो आपका डाइपोल डाइपोल यहाँ पर हो रहा है नेगेटिवली चार्ज, पार्शियली नेगेटिवली चार्ज और पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण ये आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं और यहाँ पर बॉन्ड क्रिएट हो सकता है। ठीक है, डी बाई अनदर इज योर डी बाई इंट्रैक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो आपका डाइपोल है ये इंड्यूस कर रहा है इसको। ठीक है, इंड्यूस डाइपोल, इसलिए इसका नाम है इंड्यूस डाइपोल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है। अनदर एग्जांपल इज लंदन फोर्स विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिएंट डाइपोल फोर्सेस। तो इस तरीके से लंदन फोर्सेस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, ये हमारी वीकर इंट्रैक्शंस होते हैं। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या देखा कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि फर्दर फोल्डिंग होती है, और फोल्डिंग इस तरीके से होती है, कैसे होती है मैंने दिखाया भी आप लोगों को कि जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं, ये मान लीजिए डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं, तो एज पर देयर नेचर, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज और नेचर उनका जो भी है उसके अकॉर्डिंग जो है ये लोग बॉन्ड कर जाते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, सपोज ये वाला जो येलो वाले जो आपको दिख रहे हैं, या मैं इनको रेड कर देती हूँ जो सरफेस पर है। ठीक है, सपोज, तो आपका क्या होगा, प्रोटीन में जो आपका हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट होगा वो अंदर की साइड आपका, ये वाला जो पोर्शन है, सपोज ये हाइड्रोफोबिक था, तो हाइड्रोफोबिक वाला जो पोर्शन है वो इनर कोर में फोल्ड हो जाता है स्टेबल रखने के लिए प्रोटीन को, क्योंकि जो हमारा बाहर का एनवायरनमेंट है वो एक्वस है। ठीक है, और जो रेड कलर से मैंने मार्क की है, रेड कलर वाले प्रोटीन अमीनो एसिड्स वो वाले हैं जो सरफेस पे रहेंगे, वो हाइड्रोफिलिक होंगे नेचर में, ताकि अगेन प्रोटीन को स्टेबल कर सके। ठीक है, so this is all about the tertiary structure of protein. Let's summarize tertiary structure of protein. Suppose this is a polypeptide or primary structure of the protein. तो ये पहले क्या होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जिसमें बैकबोन जो था आपका, जिस बैकबोन वो होता है प्रोटीन का जिसमें साइड चेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो बैकबोन एटम्स के हाइड्रोजन बॉन्ड्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो था वो एक्वायर हो रहा था। फिर जो साइड चेन एटम्स थे, साइड चेन एटम्स में जो इंट्रैक्शंस फर्दर हो रहे थे, जिसकी वजह से जो पॉलीपेप्टाइड था ये फर्दर एक्वायर कर रहा है और फोल्डिंग्स, और जिसकी वजह से और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हम लोगों को मिल रहा था। तो जिसमें साइड चेन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन रहा था प्रोटीन का, दैट इज योर टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है, और वो ये ध्यान रखता है कि जो सरफेस पे प्रोटीन्स हैं वो हाइड्रोफिलिक होंगे नेचर में, और जो इनर कोर में प्रोटीन्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होंगे, ताकि वो रेपल ना कर सके वाटर मीडियम से। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ
Tertiary structure is myoglobin. So myoglobin, suppose this is a polypeptide or chain or primary structure of myoglobin that contains in total 153 amino acids. ठीक है। और मायोग्लोबिन क्या होता है, मायोग्लोबिन का काम क्या होता है हमें पता है। इट बाइंड्स ऑक्सीजन दैट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोब। ठीक है, हीम जो है एक वो नॉन पॉलीपेप्टाइड प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जो मायोग्लोबिन में इंट्रैक्शन रखता है ताकि वो अपना काम कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं मायोग्लोबिन प्रेजेंट रहेगा जिससे वो, सॉरी मायोग्लोबिन बोल रहा है मैंने, प्रोस्थेटिक ग्रुप दैट इज हीम। तो इंटरैक्ट भी करता है प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है वो फर्दर आयन से या और स्मॉल ग्रुप से या फिर दूसरे प्रोटीन से इंटरैक्ट कर सकता है। सो दिस इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द मायोग्लोबिन। सो मायोग्लोबिन का जो 70% है, मायोग्लोबिन में जो पूरा का पूरा 153 अमीनो एसिड्स है, इसके जो 70% अमाइनो एसिड्स हैं वो 8 हेलिसेस फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि 8 हेलिक्स जो है बने हुए हैं, और जो रेस्ट पार्ट है वो टर्न्स एंड लूप्स में कवर हो जाता है मायोग्लोबिन का। ठीक, so hopefully you understand the tertiary structure of protein. If you have any query, you can comment me in comment section. Thank you.